द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, वार होगी या नहीं होगी, ये एक बहुत अहम प्रश्न है। अब इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स ए बिग स्पेकुलेशन दैट ओपन वार विल टेक प्लेस और नॉट। किसी को कुछ पता नहीं। फर्स्ट जो 5-10% से रिलेटेड प्रधानमंत्री जी से लेकर और रक्षा, जो डिफेंस, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स हैं तीनों के, उनको, माननीय मोदी जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को, माननीय सचिव, जो रक्षा सचिव हैं उनको, वित्त मंत्री महोदय को, इनके अलावा मैं समझता हूं किसी को भी मालूम नहीं। और हो सकता है कि ये प्रधानमंत्री जी के अलावा और जो लोग हैं इनको खाली तैयारी करने के लिए कहा गया हो, बस कि आप ये तैयारी कीजिए। तो पता नहीं, मैं ये खाली एक अंदाजे हैं और कुछ नहीं। सच्चाई किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन कल रात को जो बातें देखने को मिली हैं, जो सुनने को मिली मेरे को, उनसे थोड़ा ये है कि 5-7 दिन में, 10 दिन में हो सकता है कोई वार भी हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल से ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है। पाकिस्तान को आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से और डिप्लोमेटिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से ही कूटा जाए, निपटाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे पाकिस्तान की कमर तोड़ दिए ये नदी, सिंधु नदी का जो समझौता खत्म करके झेलम का पानी बंद कर दिया, सिंधु का पानी बंद कर रहे हैं, किशन गंगा से पानी बंद कर रहे हैं, ये सब एक्टिविटी चल रही है तो पानी घटता चला जा रहा है पाकिस्तान में, और करोड़ों लोग प्यास से मर जाएंगे। खेती तो दूर है, प्यास से मर जाएंगे। ये दिस इज द पोजीशन। तो इस तरह से ये भी बहुत बड़ी चोट है। ये हजारों बम डालते, मैंने एक वीडियो में पहले कहा भी था 3-4 दिन 5 दिन पहले, कि हजारों बम डालते ना तब भी पाकिस्तान में इतनी परेशानी, तबाही नहीं होती जिससे उसे कभी बाढ़ का पानी छोड़ दिया, ये भी बहुत बड़ा अटैक है। डैम से एकदम पानी छोड़ दिया, ये निमट के बर्बाद है, समझ गए। फसलें बर्बाद, घर बर्बाद, सब कुछ बर्बाद, पशु बर्बाद। और कभी बिल्कुल नहीं छोड़ा, 2 महीने तक, 3 महीने तक। तो ऐसी सूरत में मेरे ख्याल वार की कोई आवश्यकता ही नहीं। पाकिस्तान बैठी नहीं जाए और बलूचिस्तान, जो बलूच हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो अपना काम कर रही है। मतलब ये पता नहीं उनके पास हथियार और ये सब ताकत और ये सब कहां से आ रही है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, क्योंकि मेरे पास इस बारे में कोई सूचनाएं हैं भी नहीं। तो ये सारी बातें, इसलिए ये बड़ा मुश्किल है स्पेकुलेट करना कि वेदर दी ओपन वार विल टेक प्लेस और नहीं। नो, ना हो तो ज्यादा बढ़िया, उसके बिना ही पाकिस्तान को तोड़ दिया जाए, ज्यादा बेटर है। अब चलते हैं। एक मैंने वीडियो तो काफी बना दिए हैं और जैसे जैसे अभी बनाते रहेंगे, ये कोई मैंने बंद नहीं किया है, और विश्लेषण चालू रहेगा शेयरों पे, नए नए शेयरों पे चालू रहेगा। पुराने जो शेयर जिनको विश्लेषित कर चुका हूं उनके ऊपर भी मैं जो परिस्थितियां परिवर्तन आती है, नए फैक्ट सामने आते हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में मैं उनका विश्लेषण करता हूं, करता रहूंगा। मतलब रेस्ट एश्योर, जब तक मेरी हेल्थ अलाउ करे। लेकिन आज कुछ सामान्य बातों पर विचार करना बहुत आवश्यक है। एक ब्रॉड पॉलिसी फॉर्मेशन, जिसको आप मैक्रो एंड माइक्रो पॉलिसी कह सकते हैं, वो पॉलिसी फॉर्मेशन शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, शेयर बाजारों में तेजी मंदी आएगी जाएगी, ये किसी को कुछ पता नहीं कब मंदी आएगी, कब तेजी आएगी, कितनी आएगी, कब तक आएगी, कब जाएगी, कौन सी कंपनी उठेगी, कौन सी गिरेगी। कंपनी के परिणाम बाद में आते हैं, शेयर पहले ही तेज हो जाता है। ये सब क्या है? ये इनसाइडर तो है और क्या है। और आपको तो पता जब पड़ता है, भाई आप अंधे में शेयर खरीदते हो तो कई ऐसी कंपनियां जिनके परिणाम खराब आते हैं लेकिन फिर भी शेयर तेज कर देते हैं पहले, और अच्छे रिजल्ट आने की आशा में अफवाहें छोड़ते हैं, उसको माल को बेच के चले जाते हैं, इन्वेस्टर मारा जाता है। और कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो परिणाम आने से पहले तेज हो जाती हैं, परिणाम भी अच्छे आते हैं, और उसके बावजूद भी
अच्छे परिणाम आने के बाद में भी वो शेयर टूट जाता है, यानी जो ऑपरेटर जिन्होंने बिल्टअप कर ली थी पोजीशन, वो परिणाम दिखा करके छोटे इन्वेस्टरों को माल बेच जाते हैं, इन्वेस्टर मारे जाते हैं। तो अच्छे परिणामों के आने के तुरंत बाद खरीदारी करना घाटे का सौदा है। देखी जाएगी, जल्दी मत कीजिए, वो शेयर कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि ऑपरेटर प्रॉफिट बुक करते हैं, हर स्टेज पर प्रॉफिट बुक करते हैं। नंबर 2 बात यह है कि किसी भी शेयर के परिणाम आए बिना उसके अच्छे बुरा होने का आकलन मत कीजिए। परिणाम आने नहीं दीजिए, विश्लेषण कीजिए, तेज होता है होने नहीं दीजिए, करेक्शन आएगा। कारण क्या है कि ऑपरेटर्स की प्रॉफिट बुकिंग चालू रहती है, उसने घर में रखने के लिए शेयर नहीं खरीदे हैं, आखिरकार तो उसको बेचना ही है, जब बेच दे जब खरीद लेना आपके। फिर कई कंपनियों में ऐसा होता है कि 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर की वर्किंग आ गई, आपने दूसरे क्वार्टर में आपका आत्मविश्वास जगा के आप ले लेते हैं इस कंपनी को, तो ठीक है यार ये चलेगी कंपनी। जो ऑपरेटर्स हैं या कंपनी है खुद ऐसी खबरें दे करके ऐसा वातावरण गर्म कर देती है मीडिया के जरिए कि आपके गले उतार देते हैं उस बात, तो यार शेयर तो बढ़िया, ले लो, इसमें तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप ले ले, तो आपके लेने के बाद तीसरे चौथे क्वार्टर की वर्किंग आई, उसमें भट्टा बैठ गया। मैं आपसे फाइन ऑर्गेनिक केमिकल में यही हुआ, मैं आपसे बता रहा हूं। जैसे ही उसका सुपर रिजल्ट आया, शेयर 7600 रुपये गया, 7600 के बाद में टूटना शुरू हो गया, और वो आज 3 साल हो गए, वो शेयर अभी तक नहीं चढ़ता है। सारी केमिकल कंपनियों में यही हुआ, हर रिटेल इन्वेस्टर ने केमिकल के शेयर भर लिए बुरी तरह से। तो कोई भी सेक्टर जब पीक पर पहुंचता है, जैसे फार्मा के शेयर पीक पे पहुंचे, भर लिए लोगों ने भी, ऑटो एंसिलरी के अंदर भर लिए लोगों ने, वो गले पिला जाते हैं, बरसों तापते रहते हैं आपसे। तो सवाल इस बात का है कि क्या पॉलिसी तय की जाए। तो पॉलिसी एक तो ये तय कीजिए, मैं पॉलिसी क्या क्या तय करनी, क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना, ये मैं आपको बताऊंगा। एक तो कभी भी किसी भी शेयर को खरीदने में जल्दीबाजी मत कीजिए, और बिना परिणामों को, जो लेटेस्ट परिणाम आने वाले हैं उनकी समीक्षा करने के बाद ही उस शेयर को खरीदें, उससे पहले मत खरीदें। अगर परिणाम आने के बाद में या परिणाम आने के पहले भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, मत लीजिए, आप उसको ठहरिए। आप क्योंकि ऑपरेटर माल बेचेगा और रिजल्ट दिखा के माल बेचेगा, तो आप इंतजार कीजिए, करेक्शन आएगा उसमें, फिर आप खरीदे, अगर खरीदना उचित समझते हैं तो। नंबर 2 बात यह है कि खरीद में जल्दी मत कीजिए, पढ़ लिख के खरीदिए, पढ़ाई लिखाई को समझिए, शेयर बाजार का अध्ययन चालू रखिए, मतलब धीरे धीरे समझिए। ये मत समझिए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, पढ़ाई लिखाई की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। आप घर के खर्चे का हिसाब देखते हैं, उसी तरह कंपनियों का हिसाब, भाई कितने का माल खरीदा कंपनी ने, कितनी बिक्री हुई, कितने खर्चा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी ईपीएस आई, कितने शेयर है क्या, इसमें कुछ भी नहीं है। वो नोट्स हैं, वो पढ़ लो थोड़ी बहुत नीचे। यूट्यूब पे वीडियो सुन लो, एक आदमी का नहीं, फिर 2-3 सुनो आप, मतलब अलग लगता है कि दोनों की विचारधारा कंट्रोवर्शियल। तो एक तो पढ़ाई लिखाई कीजिए, खरीदारी में जल्दी मत कीजिए। आप अति उत्साह बहुत खराब है, अति आत्मविश्वास बहुत खराब है, और कॉन्फिडेंट हो जाना। एक हमारे मित्र हैं जिनको करोड़ों रुपए का फायदा हुआ अभी कचरा शेयरों में, जिनको मैं कच्चे कड़वे कहता हूं, मैं खूब कहता रहा बेच लो, वो कहता है सवाल ही पैदा नहीं होता है। रिलायंस पावर 500 होगा, आईडीबीआई 500 होगा, मैंने लिख दिया नोट फॉर सेल। खूब समझाया उनको, लेकिन नहीं माने। परिणाम यह है कि आगे ठिकाने आ गए। यस बैंक, आइडिया वो टेलीकॉम शेयर है ना, आइडिया है वो, है ना, वोडाफोन आइडिया। और यस बैंक और वोडाफोन आइडिया के लाखों शेयर एक आदमी ने भर रखे। ये कहते हैं साहब कहाँ जाएगा, ये आना भी क्या है, तो कुछ भी नहीं आना। IFCI का शेयर 808 रुपए में खरीदा था, 80 रुपए हो गया। मैंने कहा थोड़े बहुत बेच लो, एक भी शेयर नहीं बेचूंगा, ये शेयर 500 रुपए होगा, उन्होंने कहा, और वो शेयर आ गया 30-35 रुपए, 40 रुपए। रेल विकास निगम पे 550-600 रुपया, सबसे कहा मैंने बेच लो, नहीं बेचा। खैर अपनी मर्जी है। तो प्रॉफिट बुकिंग इज बेस्ट, टाइम पर प्रॉफिट बुकिंग। कच्चे शेयरों में रिलायंस का शेयर आज 10,000 रुपये हो जाए, 10,000 अगर मान लो एकदम झटके से, वो 10-15 दिन के अंदर ही 3,000 से चल के 5,000 हो जाए, जब तो थोड़ा कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन अगर हर महीने 5%, 7% बढ़ के 1 साल के अंदर 3 से 5,000 हुआ, तो फिर मत बेचिए।
कोई भी शेयर एकदम से तुम तेज हो जाए, इसका मतलब वो ऑपरेटर तेज कर रहा है उसको, और निश्चित रूप से ऑपरेटर माल बेच कर निकलेगा, अफवाहें छोड़ करके, खबरें छोड़कर। ट्रेडिंग F&O करना कि साहब 2 घंटे में अभी पैदा करता हूँ, 5% निकाल लेता हूँ, पैसा देखो प्रॉफिट करता हूँ, ये सब गलत है। 5% पैदा करो, 5% जा भी तो सकता है। अगर ऑपरेटर ने उस शेयर को होटअप कर दिया है, खबरें छोड़ दी हैं, अभी सुबह एक खबर आई, मैं आपसे बता रहा हूँ, यस बैंक को जापानी बैंक टेक ओवर कर रहा है। सुमिटोमो बैंक टेक ओवर कर रहा है, 51% इक्विटी खरीद रहा है, शेयर होगा 1850 रुपए, टोक गए माल को। यस बैंक ने खंडन किया कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, हमने ऐसी कोई प्रस्ताव आरबीआई को नहीं भेजा है। लेकिन बहुत से लोग फिर भी नहीं मानते, नहीं साहब कंपनी झूठ बोल रही है, तो अब क्या इलाज बताइए आप उसका। और ऐसा मैं कईयों से कहता हूं कि यार तुमने 10 शेयर ये कचरा इकट्ठा कर लिए, 10 स्क्रिप्ट, तो 10 में से तुम्हारा कोई एक आध मान लो 2 बढ़ भी गए, बाकी 8 तो कचरा हो जाएगा ना, तो बात तो वही पड़ेगी। और अगर अच्छे लार्ज के बढ़िया शेयर रखोगे 70-80% पोर्टफोलियो में, डिविडेंड तो आएगा, तुम्हारी दाल रोटी चलेगी रसोई की। लेकिन नहीं मानते हैं लोग, कहते हैं बच्चे सस्ते शेयरों में रहना, मतलब वही जैसे मैंने यस बैंक बताया, वोडाफोन आइडिया बताया, IFCI बताया, इरकोन है, रेल विकास निगम है, और मुझसे कई लोग मैसेज में भी कहते हैं साहब सस्ते शेयर बताओ। अरे क्या करना है, 100 की जगह 10 खरीदो ना, 10 की जगह 2 शेयर खरीदो, पैसा तो है आपका, सेफ है ना, आपका पैसा सेफ रहे ताकि वो डिविडेंड भी आवे आपको, और आगे चल के मिलेगा निश्चित रूप से। सन 86, 87, 88 में हम नए आदमी थे, तो हम बुजुर्ग लोगों के पास जाते थे जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो शेयर बाजार के पुराने लोग थे, बैंकों के रिटायर्ड अफसर थे, बेचारे बड़े अच्छे इंसान थे, वो हमें चाय पिलाते, उनके घर जाते, बैठाते, प्रेम से आशीर्वाद देते, बताते, लेकिन वो शेयर हिलते नहीं थे। जैसे हिंदुस्तान लीवर है, L&T है, टाटा मोटर है जिसका नाम टिस्को था उस समय, नहीं उसका नाम था टैल्को, और टाटा स्टील का टिस्को था, ये शेयर हिलते ही नहीं थे भाई। IT और बैंक और प्राइवेट बैंकर ये तो थे ही नहीं उस समय, यही शेयर थे। ACC हिलते ही नहीं थे। तो वो कहते साहब मैं भसीन साहब से मिलकर आया हूं, दिल्ली गया था हरीश भसीन से, और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान लीवर हिलता ही नहीं था। तो हम कहते थे कि यार ये तो सच्ची नहीं बात थी, और इन बढ़िया शेयरों को ओल्ड मैन शेयर कह दिया उन्होंने। हम भी कहते थे ओल्ड मैन शेयर। परिणाम ये हुआ, वक्त आया, उस दिन का दिन है, आज का दिन है, 5,000, 2,000, 3,000 टाइम हो गए वो शेयर। तो बड़ी कंपनियां रोज नहीं चलती, जब ये चलती है तो रुकती नहीं है। राजधानी के सामने मारुति दौड़ सकती है क्या? पैसेंजर चल सकते हैं क्या राजधानी के सामने? जब या तो राजधानी खड़ी रहती है और दौड़ती है तो सबको पीछे छोड़ जाती है। द सेम थिंग इज हियर। कंपनियां प्रोजेक्ट लगाती रहती हैं, काम करती रहती हैं, बिजनेस चलता रहता है, नेटवर्क तैयार करती हैं, मार्केटिंग नेट तैयार करती हैं, टेक्नोलॉजी अरेंज करती हैं, प्रोजेक्ट लगाती हैं, लगने के बाद सोना उगलती हैं प्रोजेक्ट। उनको जमने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो इंतजार कीजिए। बहुत जल्दी निराश हो जाना, वही बात है, ये तो बढ़ता ही नहीं यार, शेयर तो यार मरवा दिया यार, इसने तो क्या कचरा बता दिया, उसको में फंसवा दिया। ये धारणा मत रखिए। अगर शेयर मेरिट का है, अच्छे जमे हुए सेठ का शेयर है, तो वो पैसा देगा आपको, उसको होल्ड कीजिए। L&T, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस, भाई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, मारुति, अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, अडानी पोर्ट, अडानी एनर्जी, अडानी ग्रीन, ये जो इस अडानी को चोर कह रहे हैं, अरे मैं कहता हूं चोर का डाकू है वो, तो आपका क्या लेता है वो? आपका क्या ले रहा है वो? स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनी है, दुनिया भर के प्रोजेक्ट लगा रहा है, टाइमली पूरे कर रहा है, टाइमली विद इन द स्टिपुलेटेड कॉस्ट पूरे कर रहा है, और शानदार रिजल्ट दे रहा है। अब मान लो मोदी जी से मिला हुआ है, तो मान लो आप 1 मिनट मान लीजिए, है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप 1 मिनट के मान लीजिए मिला हुआ, आपका क्या लेता है मुझे आप बताओ। जब धीरू भाई अंबानी प्रोग्रेस कर रहे थे उस समय ये कहते थे कि साहब इतना नारायण तिवारी से मिला हुआ है, साहब इंदिरा गांधी से मिला हुआ है, तो साहब ये प्रणब मुखर्जी, अरे तुम्हारा क्या लेता है या नहीं? और इतने बड़े काम तो देखिए होंगे तो सरकार के संरक्षण से ही। इतने बड़े बड़े कारखाने, आप एक मकान बनाते हो जिसमें म्यूनिसिपैलिटी से दो आते हैं, इंस्पेक्टर आते हैं और आपकी नींद हराम कर जाते हैं।
अब वो कैसे निपटते हैं वो मैं ये पब्लिक तौर पर नहीं कहता हूं। आप जरा अपने मकान के घर के बाद में एक 500 ईंट और एक ट्रॉली बजरी की डाल के देख लीजिए कितने आदमी आपके प्राण पीते। अड़ोसी पड़ोसी तो अलग तंग करेंगे, इंस्पेक्टर आके म्यूनिसिपैलिटी का या नगर जो भी डेवलपमेंट वो जो ट्रस्ट है उसका आदमी आएगा सरकारी, पुलिस ट्रैफिक वाले अलग आएंगे, डाल के देख लो। और सबको क्या चाहिए ये सब आप अच्छी तरह जानते हो। तो ये इतने बड़े बड़े जो कारखाने लगते हैं हजारों एकड़ में लगते हैं, दुनिया भर की लाइसेंस चाहिए, क्लियरेंस चाहिए। ये सरकार के बिना प्रोटेक्शन लग सकते हैं क्या यारो? थोड़ी मोटी सी समझ तो लगाओ। लेकिन ये सब वो मैनेज कर रहा है, ये उस आदमी की बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है, ये बहुत बड़ी ग्रेटफुलनेस है उसकी। आप मैनेज कर लो, नहीं देखो। मैंने 2 4 5 10 आदमियों से कहा कि मैं आपको 5 करोड़ रुपए देता हूं, एक शोरूम खोल के बता दो मेरे को लगा है। कहाँ लगा देते? पैसे ऐसे नहीं दूंगा, मैंने कहा पैसे दूंगा, आप मुझे बताएं कहाँ शोरूम खोलना चाहते हो, किस चीज का खोलना चाहते हो और उसकी वायबिलिटी क्या है, कंप्लीट चीजें बता दीजिए, आप मेरे को लाओ, मैं देता हूं आपको 5 करोड़। आवाज निकल गई भाई साहब की, पतली से खिसकने लग गए। मतलब बातें करना आसान है, ये समुद्र के ऊपर 20-20 हजार 10-20 हजार करोड़ रुपए के पोर्ट बना देना पानी के अंदर, ऐसी खेल है क्या? मेरे पास में एक जो पुड़िया नीची थी जिससे पानी ओवरफ्लो होता था बारिश में, नदी जो द्रव्यवती नदी का, अब उसको ऊंचा कर रहे हैं। सीएम इस इलाके के हैं तो उन्होंने ध्यान दिया, वो सीएम साहब करवा रहे हैं उसको कि देख रेख, मतलब उनकी कृपा से हो रहा है वो काम। 6 महीने से रास्ता बंद है, लाखों लोग परेशान हैं, सैकड़ों दुकानदारों की दुकानदारी ठंडी हो गई। प्रोजेक्ट 6 करोड़ का है टोटल, ये 6 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 6 करोड़ से ज्यादा तो दुकानदारों का लॉस हो गया यहाँ पर, मेरी वाली रोड पर। धंधा ठंडा हो गया, रास्ता बंद हो गया, ट्रैफिक बंद हो गया, आना जाना बंद हो गया लोगों का। तो ये खालिक साहब अडानी चोर है साहब, साहब अंबानी चोर है साहब, हम दो और हमारे दो, ये सब पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं। आप बिजनेसमैन हो, इन्वेस्टर हो, आप मेरिट्स को देखिए, क्या प्रोजेक्ट है, क्या उसकी वायबिलिटी है, इन चीजों पर ध्यान दीजिए। फालतू बातों पढ़ने से क्या मतलब है इन चीजों से? अब राहुल गांधी साहब कहते हैं कि साहब अडानी है, तो अडानी का उनकी पार्टी के दूसरे लोगों ने साथ देने मना कर दिया। उनके जो इंडिया गठबंधन है उसके जो दूसरे घटक थे उन्होंने कोई साथ नहीं दिया उस पर। मालूम है कि बेकार की बातें, इनसे क्या रखा है, वो पैसे लाते हैं उससे। अडानी आप ये मानते हो कि पैसे देता है ना, इनको पार्टी को डोनेशन देता है ना? बिना डोनेशन कौन जिंदा रहने देगा मुझे आप बताओ। कितनी बड़ी एफिशिएंसी है अंबानी अडानी की, वंडरफुल है। मैं शुरू में गड़बड़ समझता था, मैं भी अडानी को फर्जी है, क्या चक्कर है। फिर मैंने इसको डेप्थ में जाके थोरोली चेक किया है। अडानी ग्रुप में जो सर्विस में जो लोग हमारे रिलेटिव वगैरह हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और हैं, उनसे बात की, सब कुछ समझा, किया, बैलेंस शीटों को समझा, 2 4 5 क्वार्टर की वर्किंग देखी है। उसके बाद मैंने भरोसा किया, मैं भी कोई इतना मूर्ख आदमी नहीं हूं कि मैं मेरा करोड़ों रुपये इसमें लगा दूं ऐसे ही। तो इसलिए थोड़ा सा संजीदगी का परिचय दीजिए, बैलेंस डिसीजन लीजिए, पढ़ लिख के लीजिए, तसल्ली रखिए, जल्दीबाजी मत कीजिए, अति आत्मविश्वासी मत बनिए। तो ये एक सामान्य चर्चा हो गई है आज दोस्तों। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।